तो दर्शकों, आज राइट द रेमेडी का हमारा ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीतीश अरोरा जी, जो कि हैं कंसल्टेंट इन ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी सुहाना हॉस्पिटल मोहाली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला और अपनी कार में आपने इस राइड के लिए हमें जगह दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले, जैसा कि हमारे इस शो का फॉर्मेट है, हम आज आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। जब आप मंडे टू सैटरडे इनफैक्ट आप सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे होते हैं, उन्हें सलाह दे रहे होते हैं, उन्हें ठीक कर रहे होते हैं, तब तो हमें आपके बारे में पता है। लेकिन हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर नीतीश एक कैसे व्यक्ति हैं, कैसे इंसान है, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? आज सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा। तो दिनचर्या बेसिकली जो दिन है वो 6 o'clock स्टार्ट हो जाता है जी। आई गेट अप एट 6 एंड देन आई स्टार्ट माय डे विद ब्लैक कॉफी। उसके बाद न्यूज़पेपर एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर हॉस्पिटल। और फिर 9 से 6 हॉस्पिटल टाइमिंग्स यहीं पे निकल जाते हैं और घर जाके फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा होमवर्क करा लिया, थोड़ा खेल लिया, पार्क ले गए, बस उसमें दिन निकल जाता है। सर, सर्जन्स जो होते हैं वो अपने प्रिसीजन के लिए जाने जाते हैं और खासकर आपकी स्पेशलिटी में तो प्रिसीजन का एक अलग ही महत्व है। तो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आप प्रिसीजन को कितना ज्यादा वैल्यू करते हैं? बच्चों के साथ आप ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं या फिर आप थोड़े लीनियंट पापा हैं? मैं लीनियंट हूँ। अच्छा जी। तो मेरा अगला सवाल है सर कि हमने कई बार ये कहते सुना है लोगों को, एक मूवी भी देखी हमने, उसमें हमें बताया गया कि पूरे जीवन में इंसान अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर पाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या हमारा ब्रेन 90% ऑफ आवर ब्रेन वो हमेशा वेकेशन मोड पे रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यूजुअली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 10% काम करता है, बट सबकॉन्शियस माइंड जो है वो चलता रहता है। नए कनेक्शंस बनते रहते हैं, पुराने टूटते रहते हैं, मेमोरीज नई बनती रहती हैं, तो सबकॉन्शियसली काफी हद तक चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि 90% बंद पड़ा रहता है। मतलब कॉन्शियसली एक पॉइंट पर 10% हम ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन, तो वो ऐसा नहीं है कि 10% ऑन होगा और बाकी बंद होगा। देयर आर लाइक मल्टीपल सर्किट्स, मल्टीपल कनेक्शंस जो कि चलते रहते हैं 24 आवर्स। जी सर, मैं अपने अगले सवाल पर आऊं तो हमने देखा है कि पहले बैक पेन या कमर का दर्द या पीठ का दर्द बहुत ही बुजुर्गों को होती थी, हमारी दादियां नानियां कहा करती थी, पर आजकल ये इतनी आम बात हो गई है कि अब तो हमारी उम्र के अच्छे खासे नौजवानों को भी मतलब ये समस्या अक्सर रहने लगी है। वो पीठ दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं, बैक पेन की शिकायत कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल युवाओं में भी ये समस्या इतनी ज्यादा देखी जाने लगी है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो बेसिकली जो आजकल की जनरेशन में स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादातर सिटिंग जॉब के रिलेटेड हैं, लॉन्ग सिटिंग आवर्स एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं, खाना इतना प्योर नहीं रहा है, ठीक है, और बाकी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो आजकल की जनरेशन में आ गए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस फॉर स्पाइन। तो स्पाइन हेल्थ उसकी वजह से भी बहुत खराब होती है। बाकी ज़्यादातर लोग अपने घर से बाहर जॉब करने जा रहे हैं, तो न्यूट्रिशन भी इतना अच्छा नहीं मिलता है जैसे पहले घर का खाना खाते थे, ऑर्गेनिक खाना होता था। तो वो सारी चीज़ें ज़्यादातर रिलेटेड हैं आजकल जो यंग जनरेशन में भी स्पाइन की प्रॉब्लम आने लगी है। तो सर, जैसा कि आपने कहा, आपने स्मोकिंग की बात की जी। स्मोकिंग का लंग्स पर और हार्ट पर काफी बुरा प्रभाव होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया, ये मेरे लिए भी काफी एक रोचक बात है जानने के लिए कि ये स्पाइन के ऊपर भी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। Absolutely. और इनफैक्ट जितने डॉक्टर्स के साथ हमने बातें की हैं, जो भी हम बातें करते हैं कि किसी बीमारी से बचने के लिए आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए, तो स्मोक ना करना उसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट होता है। बिल्कुल। तो ये हमारे दर्शक, मुझे लगता है कि जानकर और ज्यादा स्मोकिंग से दूर रहने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। जैसा आपने सर ये बताया कि स्मोकिंग एक हार्मफुल इफेक्ट ला सकती है स्पाइन के ऊपर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डेली लाइफ में हम ऐसे कौन से चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम अपनी स्पाइन की हेल्थ को और बेहतर बना सकें? तो बेसिकली जो सिटिंग जॉब में भी है, आधा पौना घंटे से ज्यादा लगातार सिटिंग में ना जाए, थोड़ा ब्रेक ले लें, थोड़ा वॉक कर लें, थोड़ा स्ट्रेच कर लें, है ना, और थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइजेज शुरू करें
जो कि ना सिर्फ कोर की, अपर बॉडी की और बैक की हो, सारी होल बॉडी की हो, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन स्पाइन मसल, पैरास्पाइनल मसल्स, जो कि लोअर बैक होती है ना, और अपर बैक भी होती है। तो यूजुअली क्या होता है आजकल जो लोग ज्यादातर जो जिम जाते हैं वो फोकस करते हैं कि बाइसेप्स बनाएं, ट्राइसेप्स बनाएं, चेस्ट की एक्सरसाइज करें, तो बैक पे फोकस रहता नहीं है इतना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सर, स्पाइन के बारे में लोग अक्सर ये बातें कर दिया करते हैं कि हमारी पीठ में दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, और उसी में स्पाइन से रिलेटेड सारी चीजें बहुत ही एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर आ जाती हैं। ऐसी कौन सी वो चीजें हैं स्पाइन के बारे में जो एक एवरेज आम इंसान हमेशा मिसअंडरस्टैंड करता है, वो उसे पकड़ नहीं पाता, कभी उन्हें गलतफहमियां रह जाती हैं अपनी स्पाइन से रिलेटेड कंडीशंस में? जैसे कि कंटिन्यूअस पेन हो रहा है ना, उसमें कई बार क्या होता है पेशेंट का थोड़ा सा ट्रिवियल ट्रॉमा होता है, जिसमें क्या होता है पेशेंट हल्का सा बाथरूम में गिर गया या घर पे कहीं पे गिर गया, हल्का सा कोई झटका लग गया, तो कई बार क्या होता है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, स्पेशली इन ओल्ड एज फीमेल पेशेंट जिनमें पोस्ट मेनोपॉजल चेंजेस होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हल्की सी चोट से भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो कई बार पेशेंट दिखाता ही नहीं है, हॉस्पिटल नहीं आता है। तो आई थिंक जो प्रोलॉन्ग्ड पेन है ना, जो कि दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा है और टेम्परेरीली ठीक भी हो रहा है, फिर से वापस आ जा रहा है, तो उसको दिखाना चाहिए। सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि बैक पेन आजकल इतनी कॉमन चीज हो गई है, तो एक व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि उसे जो बैक पेन हो रहा है वो सिर्फ खराब पोस्चर या स्ट्रेस के कारण है, या फिर उसके पीछे सच में कोई सीरियस इश्यू शामिल है? देखिए, अगर तो जो बैक एक है माइल्ड टू मॉडरेट है, मतलब जो पेन है वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, और बीच बीच में ठीक हो जाता है, बीच बीच में आ जाता है, ऑन एंड ऑफ आता जाता रहता है, तो ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं होती है। वो हो सकता है पोस्चर रिलेटेड हो, है ना, सिटिंग रिलेटेड हो, बट अगर वो बैक से सीमित ना रह के आपके पैर में जाने लग गया, आपकी टांग में जाने लग गया, आपके हाथ में जाने लग गया, पैरों में सुनपन आने लग गया, झिंझनाहट आने लगी, पेशाब या लैट्रिन में प्रॉब्लम आने लगी, तो फिर वो जो है दैट इज नॉट सिटिंग और पोस्चर रिलेटेड ओनली, कुछ और पैथोलॉजी है जो कि बॉडी में लगातार चले जा रही है, और उसको चेक कराना चाहिए। अब जब सर हम इतनी अवेयरनेस वाली बातें कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके पास तरह तरह के पेशेंट्स आते होंगे, कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते होंगे और कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स के बारे में नहीं समझ पाते होंगे। तो ऐसे पेशेंट्स को आप बल्ज्ड या फिर हर्निएटेड डिस्क के बारे में कैसे समझाते हैं, बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में, अगर आपको हमारे दर्शकों को भी समझाना हो तो एकदम सामान्य भाषा में, आम आदमी को समझ आने वाली भाषा में हम हर्निएटेड या फिर बल्ज्ड डिस्क को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेसिकली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको वहाँ पे भी हम ऐसे ही समझाते हैं। जैसे मनका सबको पता होता है, वर्टिब्रल बॉडी जो होती है उसको मनका बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, और जो डिस्क होती है वो क्या होती है, दोनों मनकों के बीच में की गद्दी होती है ना, तो बेसिकली वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, और गद्दी जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं, उसके बाहर तो एक टफ सा टिश्यू होता है जिसको एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, और अंदर एक लिक्विड होता है, जेली टाइप का मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं। जो एनुलस होता है उसमें हल्का सा भी टियर होता है, तो वो जेली टाइप मटेरियल बाहर आ जाता है, जो कि हमारी पीछे जो नसें होती हैं उसको दबाव डालने लग जाता है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में जो गद्दी है वो खिसक जाती है पीछे। अच्छा, तो बिल्कुल सर, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक जब इस एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे तो वो हर्निएटेड डिस्क के बारे में बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अब मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा सर, और उसके आपको क्विक जवाब देने हैं। मैं जब जेई की तैयारी कर रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे लिए केमिस्ट्री बड़ी ही टेढ़ी खीर हुआ करती थी, तो वाई इज इट डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेम्बर माई सिलेबस, पर मुझे कोई एक रैंडम क्रिकेट मैच के रैंडम स्कोर्स हमेशा याद होते हैं, ये मेरा दिमाग कैसा चल रहा है? बेसिकली सर इंटरेस्ट की बात है। अच्छा। जिसमें जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो याद रहेगा, जिसमें नहीं होगा वो जितना भी कोशिश कर ले वो भूल जाएगा। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि टेक्नोलॉजी से अपने पेरेंट्स को अवेयर कराना सभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आई एम श्योर आपके लिए भी रहा होगा, तो विच इज अ बेटर ब्रेन एक्सरसाइज, मतलब अगर आप मैग्नस कार्लसन के साथ चेस खेल रहे हो या फिर अपने पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, स्मार्टफोन के बारे में, तो ब्रेन एक्सरसाइज ज्यादा अच्छी कौन सी? डेफिनेटली एक्सप्लेनिंग पेरेंट्स टेक्नोलॉजी। जी। अच्छा, अगर आपका करियर एक मूवी होता जी, तो उस मूवी का क्या नाम होता है, एंड हु वुड बी द एक्टर हु वुड बी प्लेइंग योर रोल? मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई जादू की छप्पी। बिल्कुल। और संजय दत्त प्ले कर रहे होते हैं आपका कैरेक्टर।
व्हाट इज मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेम्बर, MBBS के लेसन या फिर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी? वेडिंग एनिवर्सरी। तो इसके कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ा होगा सर आपको। बिल्कुल जी, बिल्कुल। डू पेशेंट्स एवर से समथिंग कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड बिफोर गोइंग अंडर एनेस्थीसिया, कि आप उन्हें किसी प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके पहले वो कोई ऐसी बात कर दें जो आपने सोची ही ना हो? हाँ, कई बार होता है, जैसे पेशेंट, जैसे हम इंड्यूस करना बोलते हैं एनेस्थीसिया की, तो उससे पहले जस्ट पहले बोल देते हैं कि मैं उठ के समोसा खा पाऊंगा, तो हम बोलते हैं नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए जी। तो वो भूखे भी होते हैं, इनको रखे होते हैं, तो कई बार ऐसा बोल देते हैं पेशेंट। सर, आप गाने सुनते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप बॉलीवुड गाने सुनते हैं या फिर इंग्लिश गाने सुनते हैं? मैं सर ज्यादातर तो पंजाबी गाने सुनता हूँ। अच्छा अच्छा, तो वो कौन सा गाना है जो आजकल आपकी प्लेलिस्ट में और आपके दिमाग में सबसे ज्यादा बज रहा है? मैं सतिंदर सरताज के गाने काफी पसंद करता हूँ जी। अभी मैं सुन ही रहा था, एक गाना है रुतबा, उसका अच्छा, भाई सतिंदर सरताज, बहुत ही प्यारा गाना है जी जी, तो अच्छा गाना है। अब सर मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करूंगा जो आपको और ज्यादा इरिटेट कर देंगे, पर अब क्योंकि हम आपको इरिटेट करने के लिए ही इस शो पर लाए हैं, तो आई टेक दैट लिबर्टी। मेरा पहला सवाल है कि अगर आपने गजनी मूवी देखी है सर? हाँ जी, हाँ जी। तो गजनी में संजय सिंघानिया एक जो मेन कैरेक्टर होते हैं, उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। तो अगर संजय सिंघानिया गजनी के आपके पास आते अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की समस्या को लेकर, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते? कोई टैबलेट्स या फिर ब्रेन स्कैन, या फिर सिंपली एक बड़ी डायरी रखो अपने पास? डायरी रखो अपने पास। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि आप किसी ऐसे इंसान के दिमाग में घुस सकें जिससे आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं और उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग को और उनके अंदर क्या चल रहा है उसे समझ सके, तो वो कौन होंगे? डॉक्टर हेनरी मार्श। अच्छा, he is a neurosurgeon. And what are the things जो I've read his books. They are very nice. Okay. So he has like written all his experience in those books. मेरा अगला सवाल है सर कि अगर आप एक सर्जरी कर रहे हो और किसी आइलैंड में आपको सर्जरी करनी हो और इस कार में जो टूल्स अवेलेबल है, अच्छा, सिर्फ वही टूल्स हो आपके पास, तो आप क्या लेकर जा सकते हैं? इस कार में तो, या फिर चलिए आप अपने जो नॉर्मल जो टूल्स आप यूज करते हैं, हाँ, वो आप इस कार में रखकर ले जा सकते हैं, बस इक्का दुक्का। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ब्लेड चाहिए जी, एक नाइफ ब्लेड चाहिए और सूचर्स चाहिए और फोर्सेप्स चाहिए। ओके, तो इतने टूल्स के साथ सर्जरी एक स्ट्रैंडेड आइलैंड में की जा सकती है। हाँ जी। तो मैं अगली बार अगर कोई ट्रिप प्लान करूं तो मुझे आपको अपने साथ एक आइलैंड पे लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इफ योर ब्रेन हैड अ थीम सॉन्ग, जैसा हमने बात किया, तो वो गाना कौन सा होता सर? थीम सॉन्ग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। So have you heard this song कर हर मैदान फतेह? बिल्कुल बिल्कुल, संजू। Yeah. Because when I used to prepare, I used to listen to this song. It used to give me motivation. Okay. ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है सर, क्योंकि 2018 में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं भी सेम गाने सुन रहा था और काफी अच्छा गाना है वो। जी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए समय निकाला और आपने हमारे दर्शकों को काफी चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन की। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक जब ये एपिसोड देखेंगे तो उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और अपने पेशेंट्स को लगातार ऐसे ही ट्रीट करते रहें, उनकी उम्मीदों की किरण बने रहें। थैंक यू सो मच।